नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि भारत के पूर्वी घाट मैदान के बारे में बताया था, पश्चिमी घाट मैदान के बारे में बताया था। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और भारतीय भूगोल के क्रम में आज जो है हम पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। ठीक है, भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है और उत्तर भारत के जो तटीय मैदान है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिससे कि अच्छा, एक चीज और है कि भूगोल पढ़ने का विषय मतलब ये हुआ कि तो भारत की चीजें हैं। ठीक है, हमको याद नहीं करना है, समझने वाली चीजें। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो रटा है कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो रटना नहीं, हमें समझना है। ठीक है, अगर आप चीजों को रट रहे हैं तो बहुत ही खराब बात, बहुत शर्म की बात है। ठीक, कोशिश करें कि चीजों को समझें। अगर आप भारत के नागरिक होकर के भारत के विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है, भारत की भौगोलिक विषयों की जानकारी नहीं है, तो फिर आप बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि किस प्रकार से हम भूगोल में समझ उत्पन्न हो। ठीक है, कहाँ पे क्या है, थोड़ा जानकारी रखनी जरूरी है। ठीक है, और उसी क्रम में हम देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। पश्चिमी तटीय, अच्छा इससे पहले मैंने क्या बताया था, मैं बताया पूर्वी घाट के बारे में बता रहा था। तो तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां मैंने बताई थी, कौन कौन सी, जवादी, शिवराय, सिरुमलाई, पंचामलाई। आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, शायद ना कवर हुआ हो। कौन कौन से तमिलनाडु में, जाबादी, शिवराय, पंचामलाई और शिरुमलाई, है ना। ये चार पहाड़ियां थी तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है तमिलनाडु, उस क्षेत्र में चार पहाड़ियां। अक्सर करके शिवराय पहाड़ियां कई बार पूछा गया, शिवराय पहाड़ी कहां पर है कई बार पूछा गया, जाबादी कई बार पूछा गया। ठीक है, तो जाबादी, शिवराय, पंचामलाई और शिरुमलाई पहाड़ियां कहां पर है, तो तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है, और अच्छा, हम बता रहे थे कि पश्चिमी तटीय मैदान, पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान की ओर देखते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार जो है गुजरात से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ जो पहाड़ियां हैं ये मैंने गिर मांडव बारदा की पहाड़ी बनाई है। आप लोग याद कर लीजिएगा, गुजरात क्षेत्र की गिर मांडव बारदा पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना, प्रायद्वीपीय भारत की ही पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये मूल भूखंड है, ये जो अंदर बना हुआ है ये मूल भूखंड है। जब भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था, तो यह मूल भूखंड उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ था। तटों का निर्माण तो बाद में हुआ है। तटों का निर्माण कैसे हुआ है, तट का निर्माण हमने बताया था कि जब प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट करके, इनकी चट्टानों को काट करके अपने साथ जलोढ़ निक्षेप ला करके, अवसादों को ला करके समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित किया, इकट्ठा किया, जमाव किया, जिससे कि इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि तटों का मैदान हो गया, तट का मैदान हो गया। किसका, तट का मैदान हो। तट का निर्माण कैसे हुआ, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियों ने अपने साथ अवसाद, गाद, मलबा, चट्टानों को काट करके लाए गए अवसाद, जलोढ़ निक्षेप को ला करके लंबे समय तक किसी चीज में ढकेलेंगे तो समुद्र का पानी भी पीछे पछड़ जाता है, पीछे हो जाएगा ना, तो लंबे समय तक उसमें निक्षेपण किया, जिससे कि समुद्र का पानी पीछे हट गया और वहां पर अपने साथ अवसाद, गाद, मिट्टी, बालू, चट्टान, रेत ला करके जमा कर दिया और वहां तटीय मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय का निर्माण ऐसे हुआ। अनेकों हजारों नदियां इस क्षेत्र से बह करके ला करके अपना मलबा, अपना अवसाद, अपना जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ का मतलब जलोढ़, जो जल ओढ़ करके अपने साथ ला रहा है। ठीक है, तो जो लाता था, जो नदियां अपने साथ लेकर जाती थी जलोढ़ निक्षेप को, इसमें जमा करती थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां थी। तो ये नदी, एक तो सबसे लंबी नदी, नदियां तो कई सारी पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर में गिरने वाली नदियां कई सारी हैं, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे दूर से आने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती ही तो है। सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिमी क्षेत्र चूंकि कगारनुमा है, ये कगारनुमा है ना, पश्चिमी क्षेत्र चूंकि कगारनुमा है, ये है ना, इसलिए कगार का मतलब तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल के चलते पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट पर्वत की जो नदियां हैं, ये नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके
एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी ये लिखा हुआ है। दरअसल कई सारी क्लासेस हो जाती हैं, बात यह है कि समय का अभाव रहता है थोड़ा सा। कोशिश करता हूं फिर भी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को दे सकूं कंटेंट, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहें खुद से भी, है ना। तो एस्चुअरी चूंकि ढाल अत्यधिक है, पश्चिमी तटीय जो पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल कगारनुमा है, कगारनुमा तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ मुंबई है ना, सूरत यहीं पे ही तटीय तट पर बसे हुए क्षेत्र ना, मुंबई मान लीजिए यहीं पे है, यहाँ सूरत है ना, यहाँ मान लीजिए कहीं विशाखापट्टनम है, यहाँ विशाखापट्टनम है तटीय क्षेत्र में ना, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के रास्ते से अरब सागर में मिलने वाली नदियों का ढाल तीव्र हो जाने के कारण ये क्षेत्र डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं नदियां, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। एस्चुअरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, है ना। और यहां नदियां हैं, गोवा में मांडवी नदी है, जुआरी नदी गोवा में ही है, कर्नाटक की शरावती नदी है, और केरल में भरतपूजा नदी है, पेरियार नदी है ना। तो ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत एक चूंकि कगारनुमा है, ढाल तीव्र होने के कारण ये नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये तो सही है। अब हम देखेंगे कि इतना पता हो गया, वेरी गुड। तो पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर के नीचे तमिलनाडु क्षेत्र तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात यहां नोट किए दे रहे हैं, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इस क्षेत्र का विस्तार है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र का, ठीक है। और स्थानीय रूप से अलग अलग जगह पे इन तटों का नामकरण अलग अलग रूप में हुआ है, ठीक है। जैसे गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया है कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र है, इसे कहा गया है कोंकण तट। और कोंकण और गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक के क्षेत्र को कहा गया है कन्नड़ तट। क्या? कन्नड़ तट। गोवा से लेकर मतलब कोंकण तट से लेकर गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर क्षेत्र तक का जो तटीय मैदान है, इसे कन्नड़ तट कहा गया है। और कर्नाटक के मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, उसे मालाबार तट कहा गया है। कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, उसे मालाबार तट कहा गया है। मालाबार तट की विशेषता यह है कि यह मुख्यतः केरल में, यह इसका अधिकांश भाग केरल में है, इसलिए इसे हम प्रश्न में आता है कि मालाबार तट निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो विस्तार इसका कर्नाटक में भी है, लेकिन अधिकांश भाग इसका जो है केरल में होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम केरल में स्थित मालाबार तट कहते हैं। केरल में स्थित है ये कहते हैं, ठीक है। क्या? कि मालाबार तट किस राज्य में? केरल राज्य में, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि ये केरल में ही देखेंगे कि कुछ नदियां हैं, ये ऐसे क्या, ये है ना, ये झील भी है यहीं पे, ठीक है। केरल में ही लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झील का मतलब क्या हुआ? लैगून झील का मतलब होता है खारे पानी की झील, एक ऐसी झील, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा देखिएगा ऐसे करके, ये ऐसे ना, मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लीजिए केरल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहां बना दे रहा है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये हम बता दे रहे हैं कि जैसे ये क्षेत्र है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं केरल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए केरल मान लेते हैं इसे हम। तो ये समंदर है, ये समुद्र है ना, और समुद्र का पानी इसके भीतर चला गया। समुद्र अपने तरफ थपेड़े मारता है। समुद्र का काम क्या है कि हर 1 मिनट में लहर लाना। समुद्र का काम क्या है कि लहरें, समुद्र से लहरें आती नहीं आती,
समुद्र का कार्य ये है कि लहरों के माध्यम से अपना जो अवसाद रहता है ये फेंकता है ना। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ, समुद्र का पानी अंदर तक चला आया है ना, समुद्र का पानी अंदर तक चला आया है, जिससे कि एक झील बन गई है, ठीक है, जिससे कि एक झील बन गई है। और समुद्र जब भी थपेड़े मारेगा पानी की, जब भी लहरें देगा, तो अपने साथ जो तली से जो अवसाद लेकर के आता है इसी क्षेत्र में तो आएंगे, तो ज्यादा ज्यादा इसका मुंह जो है बंद करने का प्रयास करता है, जो झील है इसका मुख बंद करने का ऐसे ऐसे प्रयास करता है, ठीक है, कोशिश करता है कि ये मुख बंद हो जाए, है ना, ऐसे। तो यहां जहां समुद्र लेकर के आता है अवसाद, उस जगह पे इसका मुख एकदम सकरा सा रहता है, ठीक है। ये क्या हुआ, लैगून झील है, क्या ये लैगून झीलें हैं, यहाँ समुद्र का पानी अंदर तक चला है। खारे पानी की झील होती है, खारे पानी की, ठीक है। केरल में स्थानीय रूप से इसे कयाल झील भी कहते हैं, क्या कयाल झील भी कहते हैं, केरल में से क्या कहते हैं, कयाल झील भी कहते हैं। तो केरल में 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, दूसरा अष्टमुडी झील, अष्टामुडी झील। केरल में ऐसी 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, वेम्बनाड झील और अष्टामुडी झील, है ना। तो ये दोनों झीलें लैगून झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, और इन्हें स्थानीय रूप से कयाल झील भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, केरल की राजकीय भाषा क्या है, केरल की, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम, मलयालम, ठीक है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम राजधानी इसकी है। अच्छा, जैसे हमें केरल से जाना हो, केरल से हमें मदुरै जाना हो तो किस जरिए से होकर जाएंगे, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। अच्छा, ये हो गया, ये वेम्बनाड झील हो गया और अष्टामुडी झील हो गया, वेरी गुड। अब हमें देखना ये है कि ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का कैसे, क्योंकि कगार अधिक होने, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत में कगार होने के कारण इनका वेग तीव्र हो गया है, ढाल तीव्र हो गया है, जिस कारण से नदियां खड़ी ढाल में बहती हैं और डेल्टा का निर्माण ना करके ये नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, है ना, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और एस्चुअरी का निर्माण करने वाली नदियां निम्नलिखित हैं, आप लोग 2-4 नदियों के नाम लिख लीजिए, ठीक है। और जहां पे नदियां जाकर के मिलती हैं, एस्चुअरी बनाती, बहुत तेज तेज आवाज आती है, क्योंकि समुद्र भी वहां बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेज शोरगुल होता है, ठीक है, जब नदियां नीचे ढाल की ओर गिरती हैं जाकर के। पहला हो गया नर्मदा नदी, ये भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। दूसरा ताप्ती नदी, ताप्ती। तीसरा गोवा में मांडवी नदी, तीसरा। चौथा जुआरी नदी, ये दोनों नदियां कहां पर है, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी किनारे है, तो मांडवी नदी किनारे ना, पणजी, पणजी मांडवी नदी के तट पर है, ठीक है, वेरी गुड। 5वां कौन सा, शरावती नदी, कौन सी, शरावती नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है। शरावती नदी कहां बहती है, कर्नाटक में, ठीक है। छठा हो गया भरतपुजा नदी। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताना है आप लोग को। सातवां कौन सा है, पेरियार नदी, कौन सी, पेरियार नदी, ठीक है। ऐसी नदियां हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी, आप लोग को बताना है, ठीक है। शरावती नदी पर किस लिए फेमस है ये बताना है, ठीक है। और ठीक है, पूर्वी घाट मैदान के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। पूर्वी घाट का मैदान दरअसल पश्चिमी घाट मैदान की अपेक्षा निरंतर व क्रमबद्ध न होकर के कटा छटा है। कटा छटा क्यों है, क्योंकि ढाल पूरब की तरफ है, इसलिए अधिकांश नदियों ने अपने साथ जलोढ़ निक्षेप, अपने साथ क्या हो, चट्टानों को काट दिया, काट करके और गहरा कर दिया, ठीक है, ठीक है।
अपनी घाटियों को और गहरा कर दिया, जिस कारण से पूर्वी घाट का तट जो है काफी कटा छटा हुआ है। ठीक है, पूर्वी घाट का तट क्यों कटा छटा हुआ है? क्योंकि अधिकांश नदियां, चूंकि ढाल इसका पूरब की ओर है, जिस कारण से अधिकांश नदियों ने प्रायद्वीपीय भाग की चट्टानों को काट करके अपनी घाटी को गहरा कर दिया है और तटों को एकदम काट छांट दिया। ठीक है, ये जैसे महानदी हो गई, महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा हो गई मान लीजिए, है ना, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र है, ये है ना महानदी। अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी से लेकर के, एक शाखा चली गई है गंगा की, कहां? बांग्लादेश में। दूसरी शाखा ये, तो इसका विस्तार जो है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और इस तट को इस तट को जो है, जहां हुगली नदी बहती है ना, यहाँ की कौन सा तट होता है? ये कौन सा तट है जहां ये हुगली, ये कौन सी नदी? ये नदी है महानदी। ये नदी जहां बहती है, इस तट का नाम है, क्या नाम है? उत्कल तट। उत्कल तट, द्राविड़ उत्कल गंगा आप लोग सुनते होंगे, है ना। तो ये महानदी वाला क्षेत्र है, तो ये उत्कल तट कहलाता है। और ये उसके बाद फिर ये महानदी से लेकर के जो ये वाला क्षेत्र, इन दोनों के जो बीच वाला क्षेत्र, ये वाला, ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। और फिर यहां से लेकर जो ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु राज्य में, TN हम यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। और जो हुगली से लेकर के महानदी, हुगली से लेकर के जो महानदी घाटी क्षेत्र है, यहां तक जो तटीय मैदान, इसे हम क्या कहते हैं? उत्कल तट। और महानदी से लेकर के, ठीक है, महानदी वाला जो क्षेत्र है उत्कल तट कहेंगे। और फिर यहाँ इन जो दो नदियां हैं, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के जो बीच का तट है, इसे हम कहेंगे उत्तरी सरकार तट। और जो कावेरी से लेकर, इस तट से लेकर के यहाँ गोदावरी नदी तक का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु तक का पूरा क्षेत्र जो है, ये कहलाता है, कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट है। ठीक है, वेरी गुड, इतना हो गया। हाँ, तो चूंकि पूर्वी घाट ज्यादा कटा छटा है, ठीक है, ये नदियां हमेशा, अच्छा ये क्षेत्र इतना डेवलप्ड है, डेवलप्ड मतलब क्या कि कृषि के लिए बहुत यहाँ की जमीन उपयोगी है। ठीक है, नदी घाटी चूंकि बेसिस थाला क्षेत्र है ना, थाला क्षेत्र का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए नदी है भाई, ये क्षेत्र है, ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ नदी बह रही है जैसे, है ना, ये नदी जैसे बह रही है। थाला का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे वाला क्षेत्र ना, ऐसे वाला क्षेत्र, ऐसे वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लाती हैं। ठीक है, जिससे कि जमीन यहाँ की उर्वर रहती है हमेशा। ठीक है, जमीन यहाँ की हमेशा उर्वर रहती है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी की अधिकता है। चूंकि चक्रवात, पहली चीज है कि अक्सर चक्रवात जो पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, वर्षा अधिक हो जाती है और नदियों का पानी, ठीक है, इस कारण से नमी की कमी नहीं होती है। और हमेशा ये क्षेत्र जो है धान की खेती के लिए वेरी यूजफुल है। ठीक है, धान की खेती के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र है ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि तमिलनाडु में जो तट है उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा कावेरी के बीच में जो तट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और महानदी क्षेत्र में जो तट है उसे कहते हैं उत्कल तट। क्या? उत्कल तट। अच्छा, और यहीं पे भी, यहां पे भी कुछ लैगून झीलें हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में हम ले लेते हैं, तो जैसे इसका विस्तार, तमिलनाडु का विस्तार मान लीजिए यहां से
यहां तक से समझते हैं। तमिलनाडु का विस्तार थोड़ी देर के लिए हम समझ लिए, इसे यहां तक है। तो ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे भी लैगून झील है, ठीक है। झील का मतलब समुद्र का पानी अंदर की ओर चला गया, समुद्र का पानी अंदर की ओर चला गया है, जिससे कि, है ना, एक झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, एक झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है। इस झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, है ना। टोटली अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश की ही झील है ना, अधिकार आंध्र प्रदेश का ही है, क्योंकि यहीं पर जो है एक द्वीप भी है छोटा सा, इसकी इस झील के भीतर एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पर, ठीक है। तो पुलिकट झील कहां पर है? ये एक लैगून झील है। लैगून का मतलब मैंने बताया, है ना, जब समुद्र का पानी थपेड़े मारते हुए अंदर की ओर चला जाता है और अपना अवसाद गाद लेकर के क्षेत्र को, इसके मुख को बंद करने का प्रयास करता है ना, तो लैगून झील हो जाती है फिर। तो अच्छा, तो ये पुलिकट झील है। क्या है? पुलिकट झील है। एक झील और है उड़ीसा में, एक झील और है उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। उड़ीसा में से कहते हैं क्या? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। ये भी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। और तमिलनाडु में, ठीक है। ये हो चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया ना। एक और कट करके था, लोकतक झील कहां है? बताइए आप लोग, लोकतक झील कहां है? तो लोकतक झील कहां? जैसे पुलिकट तमिलनाडु में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है और लोकतक मणिपुर में है। लोकतक झील पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर, यही मणिपुर में ही क्या है? लोकतक झील है, ठीक है। तैरता हुआ उद्यान, ठीक है, कहां पर है आप लोग को बताना है। तो ये महानदी बेसिन वाला क्षेत्र हो गया, ये कृष्णा कावेरी वाला क्षेत्र हो गया, और ये गोदावरी वाला क्षेत्र हो गया। आप लोग ये कवर कर लीजिएगा कि कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य में बहती है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, और गोदावरी कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। चूंकि अपनी घाटियों को इतना गहरा कर दिया है इन नदियों ने कि ये नदी ऐसे जैसे है, तो ये ऐसे 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 नहीं गिरती है। ये नदी अपनी घाटी गहरा करते हुए ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। अपनी घाटी को गहरा कर दी, तो गहराई में नदियां बह रही हैं, ठीक है, जिस कारण से इनका ढाल इनकी अपेक्षा बहुत ही निम्न हो जाता है, जिस कारण से इन नदियों का ढाल बहुत ही निम्न हो जाता है। क्यों? कौन सी नदियों का? जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, यह काफी तीव्र ढाल से नहीं बहती है, इनका ढाल एकदम निम्न हो जाता है, जिस कारण से इन नदियों का वेग समंदर तक पहुंचते पहुंचते एकदम कम हो जाता है, जिसके कारण ये नदियां एस्चुअरी का ना निर्माण करके डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। पूरी घाट की नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। डेल्टा का निर्माण कैसे? अब थोड़ी देर वो भी देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कि ये नदियां आ रही, ठीक है, ये नदियां आ रही हैं, ये समुद्र है, ये मान लीजिए समुद्र, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है। तो ये नदियां प्रवाहित हो रही, क्योंकि ये नदियां ढाल कम है, ढाल यहां अपनी घाटी को गहरा इन्होंने किया, ये तीव्र ढाल से नहीं बह रही हैं, ये अपनी घाटी को गहरा किया इन्होंने, उसके बाद जाके समुद्र की क्षेत्र की ओर जा रही है, ठीक है। ढाल कम हो गया है, ठीक है, नीचे ही नीचे बहते हुए समुद्र से मिलने जाती है, ठीक है। और हाँ, नदी अपने क्षेत्र को तब तक गहरा करती है, अपनी घाटी को तब तक गहरा करती है जब तक कि वह समुद्र का लेवल प्राप्त ना कर ले, ठीक है। तो ये नदियां जब जाती हैं तो यहां चूंकि ढाल जो है बहुत ही कम हो जाता है, कम हो जाने के कारण ये नदियां अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं,
अनेक वितरिकाओं में बट जाती हैं ऐसे। भाई अपने साथ अवसादों को लेकर के आ रही हैं, अवसाद को मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया, अब रास्ता एकदम क्लोज हो गया इनके लिए, अब रास्ता बदल इधर चली गई, कुछ धारा इसकी इधर चली गई, फिर आगे चल करके यहाँ अवसाद अपना डाल दी जो बचा हुआ था, फिर इसकी शाखा इधर घूम गई, फिर शाखा इधर घूम गई, इधर घूम गई, इधर घूम गई, है ना। तो ढाल कम हो जाने के कारण अपने अवसादों को बहा पाने में या सक्षम नहीं हो पाती, असहाय हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से यह नदी अपना मार्ग इधर उधर बदलती रहती है और अनेक वितरिकाओं में यह नदी बट जाती है, ठीक है। ये नदियां बट जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब डेल्टा ऐसे तो बनता है ऐसे त्रिभुज आकार में, ऐसे जो डेल्टा बनता है ऐसे, तो जिस कारण से नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। जहां डेल्टा होगा वह क्षेत्र समुद्र की ओर ज्यादा, जहां डेल्टा होगा वह क्षेत्र समुद्र की ओर ज्यादा फैलाव होगा वो, ठीक है, उस क्षेत्र का। जैसे यहां मान लीजिए डेल्टा है तो इसका फैलाव जो है समंदर के भीतर समुद्र तक होगा, ठीक है। ऐसे जहां डेल्टा होता है, क्योंकि अवसाद ला करके उसी में समुद्र के पानी को पीछे ढकेल रही है और अपने अवसादों को ला करके समुद्र में भरने का प्रयास कर रही, तट बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ये क्षेत्र ऐसे आज ऐसे तो कल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हर वर्ष जो है हर समय थोड़ा थोड़ा बढ़ता समुद्र की ओर नदियां डेल्टा को बढ़ाती रहती है, ठीक है, समुद्र की ओर। तो ये चीज है, ठीक है। अपने साथ अवसादों को लाती है, इसमें जमा करती हैं, जमा करने के साथ साथ तट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट की नदियां हैं यह एस्चुअरी का निर्माण ना करके किसका निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण ना करके ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अच्छा बताइए कि विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षीपाद, कहां पर पक्षीपाद डेल्टा बनता है, ठीक है। आप लोगों को बताना है पक्षीपाद डेल्टा बनाने वाली नदी और कहां पर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, चाहे महानदी हो, चाहे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कोई भी नदी हो, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा कहां पर है बताना है आप लोग को, ठीक है। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं बताएंगे तो फिर आगे मैं अगले क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, जब चैप्टर आएगा तो। अच्छा, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि जो उत्तरी तटीय मैदान, उत्तर भारत के जो मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है, इस क्षेत्र को देखेंगे। जो ये क्षेत्र बना हुआ, इसे आप गौर कर पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र बना हुआ जिसमें उत्तर की ओर लाइनें मैंने निकाली, ये वाला क्षेत्र जो है ये बृहद हिमालय है, और जहां पे लाइन बनी हुई है ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन लघु हिमालय की है। ऐसे थोड़ा कठिन हो जाता है इसे बना पाना, क्योंकि स्पेस ठीक है। तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये शिवालिक, ठीक है। तो ये जो ऐसे बना हुआ है ये बृहद हिमालय है। उसके बाद जो बिंदी बिंदी, उसके बाद एक नीली लाइन गई होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे, ये जो लाइन गई है ये है ना, ये लघु हिमालय, और जो डॉट 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 करके रखा हुआ है ये शिवालिक है, ये शिवालिक है। तो शिवालिक क्षेत्र चूंकि ढाल वाले क्षेत्र है, ये क्योंकि ढाल वाले क्षेत्र नदियां यहीं से निकलती हैं, तो शिवालिक क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं अपने साथ क्या, अपने साथ बड़े बड़े हिमखंडों को ला करके बिछा देती हैं। भाई जहां ढाल तीव्र होगा वहां तो जो शिलाखंड होंगे, हिमखंड नहीं शिलाखंड, जो चट्टानों के बड़े बड़े बृहद रूप होते हैं, जैसे जिस कमरे में आप बैठ करके देख रहे होंगे उतने बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है। तो इन चट्टानों को अपने साथ ला करके शिवालिक में, चूंकि शिवालिक तक ढाल बहुत तीव्र होता है, तो ये नदियां जब निकलती हैं तो अपने साथ शिवालिक तक बहुत तेजी से ढाल के साथ चट्टानों को काट कर लेकर आती हैं, बड़े बड़े शिलाखंड आते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब समतल सपाट मैदानी क्षेत्र हो जाता है, जब ढाल कम, क्योंकि ढाल जब यहाँ कम हो जाता है ऐसे,
है ना। क्योंकि ढाल जब कम हो जाता है तो ये हिमखंड जो है, ये शिलाखंड जो है यहीं बिछ जाते हैं, यहीं बिछ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ढाल जहां कम हो जाता है वहां पे शिलाखंड ये बिछ जाते हैं, है ना, शिलाखंड बिछ जाते हैं। और जो पानी होता है, जैसे जैसे भाई कहीं ऐसे मान लीजिए गोला गोला है, ये मान लीजिए शिलाखंड है, ठीक है। तो यहाँ जो पानी, नदियों का पानी होता है बहुत कम देखने को मिलता है। पानी शिलाखंड इतने ज्यादा हो गए कि पानी नीचे से जो रास्ते इनके बीच में क्या इनमें दिखाई देता है। जो क्षेत्र है ये बीच वाले दराज जिसे कहते हैं, दराज, ठीक है। तो शिलाखंड बिछ जाने के कारण नदियां गायब हो जाती हैं, ठीक है। नदियां गायब हो जाती हैं और शिलाखंड ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र में अगर देखें तो। और नदियां नीचे विलुप्त हो जाती हैं, पानी नीचे बहा करता है, जिस कारण से यह क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर, क्या कहलाता है, भाबर का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र कहलाता है। इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है। भाबर का क्षेत्र है। शिलाखंडों को बहा पाने में असमर्थ हो जाती है नदी, ठीक है, ढाल कम हो जाने के कारण, जिससे यह अपना जो शिलाखंड होते हैं ला करके जहां तटीय क्षेत्रों, जो मैदानी क्षेत्रों में गिरा देती है, ठीक है, और नदी नीचे विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में खेती कर पाना बहुत ही जटिल काम है। खेती के लिए यह भूमि अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिलाखंड पथरीली चट्टाने हैं, ठीक है, इसलिए यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है यह भूमि। अच्छा, अब हम देखते हैं ये भाबर का क्षेत्र होता है। भाबर का क्षेत्र है, इसका विस्तार 12 किलोमीटर की चौड़ाई में है। कहां से? सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के तीस्ता नदी क्षेत्र तक के समानांतर, यहां से सिंधु नदी क्षेत्र से तीस्ता नदी तक के जो बीच का क्षेत्र है, इसी के समानांतर जो 12 किलोमीटर चौड़ाई में जो क्षेत्र है, यह भाबर की तंग पट्टी है, भाबर का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि नदी का पानी जब निकलेगा बाहर, जहां चट्टाने, मान लीजिए चट्टाने जब खत्म हो गई, जो शिलाखंड है, जो शिलाखंड गिराए गए हैं नदियों के द्वारा ला करके, वो वाला क्षेत्र समाप्त हो गया, तो नदियां फिर से चारों दिशाओं में फैल गई हैं, ठीक है। नदियां फिर से एक सटीक धारा में ना होकर के चारों दिशाओं में फैल गई हैं, ठीक है, जिससे कि उस क्षेत्र में वह क्षेत्र दलदली हो गया है, जिससे कि वह क्षेत्र दलदली हो गया है, दलदली, जिससे कि वह क्षेत्र क्या हो गया है, दलदली हो गया है ना। और यह क्षेत्र भी जो है, अच्छा, यह क्षेत्र जो है दलदली हो जाने पर मच्छर वगैरह की प्रजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है, कीड़े, रेंगने वाले कीड़े, ठीक है, कीड़े वगैरह, ठीक है, और जो रेंगते हैं, ठीक है, और मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब क्षेत्र है ये, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह क्षेत्र अनुपयोगी हो जाता है, और कीड़े, मक्खियों, मच्छरों वाले क्षेत्र है, ठीक है, जिससे कि हमें इस क्षेत्र में बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, ठीक है। इसका विस्तार जो 24 किलोमीटर के क्षेत्र में है, तराई, ये तराई क्षेत्र कहलाता है, यह क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, 20 किलोमीटर की चौड़ाई, ठीक है, 20 से 24 किलोमीटर क्षेत्र की चौड़ाई इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये भाबर हो गया, ये तराई हो गया, ठीक है। तराई क्षेत्र में कृषि के लिए उपयोगी है, कृषि के लिए, चूंकि पानी जहां होता है वहां धान की खेती के लिए वह क्षेत्र उपयोगी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पानी है, इसलिए यह क्षेत्र जो है चट्टाने नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ जो है शिलाखंड ना होकर के क्षेत्र ठीक है यहाँ का, धान की खेती के लिए उपयोगी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए उपयोगी, ठीक है। ये तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि जैसे इसे हम इरेज किए दे रहे हैं, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसके बाद आता है खादर और बांगर, दो क्षेत्र और आते हैं इसमें, खादर और बांगर। जैसे कि नदी अपनी घाटी में बहना पसंद करती है ना, नदी, मान लीजिए ये क्षेत्र, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है, यहाँ नदी की घाटी है, आप लोग गंगा नदी देखे ही होंगे,
कैसे क्षेत्र प्रयागराज वगैरह क्षेत्र देखे होंगे, संगम क्षेत्र आप लोग देखे होंगे कि जहां नदी बहती है, और घाटी क्षेत्र देखे होंगे कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है ना। तो ये क्षेत्र जो है, जब नदी निकलती है तो अपने साथ क्या लेकर के आती है, जैसे जब नदी बहुत तेज चलने लगती है तो पानी यहां भी भर जाता है, इस क्षेत्र में भी पानी, पूरा क्षेत्र भर जाता है बारिश के मौसम में, या फिर जब नदी में पानी आता है तो यह घाटी वाले क्षेत्र को भी भर देती है अपने ना, इनको भर देती, ठीक है। जिससे कि ये क्षेत्र क्या होते हैं, जब भर देते नदी अपने साथ आई तो नए जलोढ़ को लेकर के आती है, नए अवसादों को लेकर के आती है, जिससे कि मिट्टी की फर्टाइलिटी बढ़ जाती है, मिट्टी की उपज बढ़ जाती है। जब कोई नदी, जो नदी हमेशा बहती रहेगी, उस क्षेत्र में नए जलोढ़ आते रहेंगे, जब तक नए जलोढ़ आते रहेंगे तब तक उस खेती का जो है, उस खेती की उपज बढ़ती रहेगी, ठीक है। जिस क्षेत्र में पानी वर्षों तक नहीं पहुंचता है वह खेत बंजर हो जाती है, बांगर हो जाती है, ठीक है। तो जहां तक इन नदियों का पानी बाढ़ के रूप में पहुंच जाता है जिस क्षेत्र में, वह क्षेत्र खादर भूमि कहलाती है, खादर क्षेत्र, जब खादर भूमि कहलाती है, ठीक है। और जहां ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र, जहां इनका पानी पहुंच पाना बड़ा दुर्लभ, बहुत कठिन हो जाता है, यह क्षेत्र कहलाता है बांगर क्षेत्र। क्या? बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। तो नदी के बाढ़ का पानी जिस क्षेत्र तक पहुंच जाता है, वहां उस नदी का जलोढ़, मान लीजिए उस नदी का जो जलोढ़ है वहां तक पहुंच गया है, ठीक है, जिससे कि उस भूमि की फर्टाइलिटी, उस भूमि की उपज बढ़ जाती है, उसे नए यौगिक मिल जाते हैं, मतलब खेती की दृष्टि से उसे, जो उपज की दृष्टि से जो कुछ भी उसे चाहिए, जिस तरह की भूमि चाहिए वो उसे मिल जाता है, ठीक है, इस बाढ़ के पानी से। और जो इससे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में पानी ना पहुंच पाने के कारण बाढ़ का, वहां की फर्टाइलिटी कम हो जाती है, वहां की उपज कम हो जाती है, इसलिए बांगर क्षेत्र खेती की दृष्टि से बहुत कम उपयोगी है, ठीक है, जबकि खादर का क्षेत्र खेती की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, बहुत ही उन्नति है, उत्तम क्षेत्र है खादर क्षेत्र, ठीक है, खेती के लिए, कृषि के लिए बेहद बढ़िया क्षेत्र होते हैं ये, और जबकि बांगर क्षेत्र अनुपयोगी होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने कवर किया, और बाकी जो होगा वो हम कल या फिर अगली क्लास में आप लोग को जरूर बताएंगे। पढ़ते रहिए खुद से भी, और मैं बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। धन्यवाद।